देख लें एक एक कब ख़त्म करना है। 1.25 घंटे के लेक्चर होंगे आपके तो। अच्छा जी। तो कल का लेक्चर मैं खोल लेता हूँ, किसी को कोई क्वेश्चंस हैं? कल हमने बातें शुरू की थी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ऑब्जेक्ट को हमने बनाया था, हम उसको रिवाइज कर लेंगे आज। काफ़ी सारी चीज़ों को, आखिरी टॉपिक मेरे ख्याल में दिस का शुरू किया था हमने, कि दिस का क्या काम होता है। दिस पॉइंटर जो है वो किस चीज़ को पॉइंट करता है, अम, और ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे कॉल कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं खोल लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, किसी के कोई क्वेश्चन है कल के लेक्चर से रिगार्डिंग तो वो पूछ सकता है, फिर हम आगे चलते हैं। आप लोग अटेंडेंस लगा लें तब तक। अच्छा जी, ठीक है। क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम शुरू करते हैं 2-3 मिनट में। मैं स्लैक खोलूँ। अच्छा, स्लैक पे कुछ क्वेरीज आई हुई हैं, उनको देख लेते हैं पहले। अच्छा, ये टाइम वैसे मैंने असल में लिया हुआ पैकेज, तो मुझे तो मिल जाती है 12 घंटों में 2 बिट्स मिल जाती हैं। तो ये वो 100 बिट्स वाला पैकेज ले लेना आप। तो इसके ऊपर मैं बात करूंगा फ्रीलांसर के ऊपर, कि आपने ना अपना पेमेंट मेथड वेरीफाई करवाना है। ये मैंने शायद बात की थी आपसे कि आप यूबीएल विज कार्ड वगैरह ले लें। विज कार्ड है यूबीएल का। विज कार्ड है या वीएजी है शायद। ये प्रीपेड डेबिट कार्ड है। ठीक है, तो ये आपका यूज हो जाएगा। इस आज इसमें आप थोड़ी सी अमाउंट रखें,
और इसको ना आप अपना पेमेंट मेथड वेरीफाई करवाएं फ्रीलांसर के ऊपर। तो जब आप पेमेंट मेथड वेरीफाई करवाएंगी ना तो आपको मिल जाएंगे 100 बिड्स एक महीने की, और वो रिफ्रेश भी जल्दी होती हैं। और जब आप बिड्स करते हैं ना तो उसके बाद आपको रिवॉर्ड्स वगैरह भी मिलते हैं। रिवॉर्ड्स पे मैं आपको बाद में बात करूंगा, उस रिवॉर्ड से आप टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। लेकिन आप सबसे पहले अपना पेमेंट मेथड वेरीफाई करवा लें, तो उससे आपकी बिड ज़्यादा हो जाएंगी। जितनी ज़्यादा बिड करेंगे उतने आपको फ़ायदा होगा प्रोजेक्ट सिक्योर करने में। पीएचपी कोड वाली और फ्रीलांसर वाली तो मैंने चेक कर ली है, मैंने सारों की कर ली है। चलें ये मैं देख लेता हूँ इसको आज क्लासरूम में। अच्छा जी, अच्छा चलें हम रिवाइज करते हैं। अ, अच्छा, हमने बात की थी ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स के अंदर थोड़े से कॉन्सेप्ट से क्या आते हैं। सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो हम कह रहे थे कि ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसी चीज है, जिस तरह फंक्शन होते हैं, फंक्शन के अंदर लाइन ऑफ कोड को हम ग्रुप करते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसमें हम डाटा और फंक्शंस को ग्रुप कर देते हैं। अच्छा, अब डाटा और फंक्शन को ग्रुप करने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? जिस तरह हमने देखा था कि मतलब एक बंदा है, उसकी मैंने डिटेल सेव करनी है सारी, और उसकी डिटेल मैंने अगर सेव की हुई होगी डेटाबेस में, तो मैं खाली हर दफ़ा डेटाबेस से कनेक्शन बना के हर चीज़ के लिए अलग अलग रिक्वेस्ट भेजूंगा। उससे अच्छा नहीं है कि मैं एक ग्रुप करके चीज़ रख लूँ, और जब भी मुझे यूज़ करनी हो उस चीज़ को, तो मैं उस जो भी नया ग्रुप बनाया हुआ मैंने उससे मैं मांग लूँ। ठीक है, जिस तरह से अगर मैं नेम और पासवर्ड मेरे पास है, नेम या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, यूजर आईडी के अगेंस्ट नेम कौन सा था, तो बार बार मुझे डेटाबेस से फेच ना करना पड़े, मेरे पास कोड के अंदर ही कोई ऐसा ग्रुप, कोड के अंदर ही कोई ऐसी चीज पड़ी हुई हो जिस चीज को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, कि वो मैं उससे ऑब्जेक्ट से क्यूरी करूं और मुझे सारी की सारी चीजें मिल जाए। ठीक है, हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी। सबसे पहली डेफिनेशन क्लास की थी हमारी। अच्छा, अब क्लास क्या चीज होती है? क्लास हमारी एक ऐसी चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि ये मेरा कोड है, ये मेरी ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है। तो आप कह लें कि जिस तरह फंक्शन की डेफिनेशन होती है, इस तरह ऑब्जेक्ट की जो डेफिनेशन होगी उसको हम क्या कहेंगे? क्लास कहेंगे। अच्छा, क्लास में क्या बताया होगा? कि क्लास में बताया होगा कि इस क्लास के या जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके वेरिएबल्स कौन से होंगे और उसके फंक्शंस कौन से होंगे। ठीक है, अच्छा, जो क्लास के डेफिनेशन को, जो चीज यूज करके हम नया इंस्टेंस बनाएंगे, जो हमारे पास असल चीज पड़ी हुई होगी, उसको हम कहेंगे ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट और जो क्लास के वेरिएबल्स होंगे उसको हम प्रॉपर्टीज कहेंगे, और जो क्लास के आप कह लें फंक्शन होंगे उनको हम मेथड्स कहेंगे। ठीक है, इनकैप्सुलेशन और इंटरफेस पे हम ये बात करेंगे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीट करके। फिर हमने देखा था डिक्लेयर किस तरह से करनी है क्लास, ये इसी में देख लेते हैं, कोड में देख लेते हैं। अच्छा, हमने क्लास बनाई कैसे थी? सबसे पहले जिस तरह फंक्शन बनाते हैं वहां पे फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पे मैंने क्लास लिख लिया है। ठीक है, फंक्शन का नाम लिखते हैं, यहाँ पे मैंने क्लास का नाम लिख लिया। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको बताया था ये मेरी क्लास हो गई। ठीक है, और ये मेरे दो वेरिएबल्स है ना, डॉलर नेम डॉलर जीपीए, ये दो मेरे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं हम? मेरे क्लास की ये प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और ये एक फंक्शन हो गया। ये फंक्शन किससे एसोसिएटेड है? ये इसी क्लास से एसोसिएटेड है, तो मैं इसको कहूंगा ये मेरे क्लास का मेथड है। ठीक है, ये क्लास हो गई। क्लास को डिस्क्राइब करना बहुत आसान, क्लास स्टूडेंट, सॉरी। उसके बाद फिर ये हमारे वेरिएबल्स से प्रॉपर्टीज थी, इसको हमने डिस्क्राइब कर दिया। अच्छा, ये पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये तीन चीजें हम अभी आगे जाके देखेंगे। अभी आप देख लें, पब्लिक का मतलब ये होता है कि ये हर जगह से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने मेथड की बात की। मेथड की हमने क्या बात की? कि जो मेरे क्लास का फंक्शन होगा
उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मेथड कहेंगे, ठीक है। और उसको इसी तरह जिस तरह हम फंक्शन को लिखते हैं उसको हम इसी तरह हमने लिख दिया। अच्छा ये हो गया सारा काम। अच्छा अब ये क्लास मेरी बन गई है। अब इस क्लास को यूज करके क्लास की डेफिनेशंस जो अंदर क्लास के अंदर मैंने डेफिनेशंस दी हैं ऑब्जेक्ट की, उसको यूज करके मैं अब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। ये मेरा वेरिएबल डॉलर स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट। तो जब भी मैं न्यू का कीवर्ड यूज करूंगा तो हमें क्या पता चलेगा कि न्यू कीवर्ड यूज किया, इसका मतलब क्या है कि हमने कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। अच्छा ये नीचे मैंने क्या किया है, एक्सेसिंग स्टूडेंट वेरिएबल क्लास प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये हमने क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस किया ना, कि एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट का एक नाम होगा और एक जीपीए होगा। तो स्टूडेंट का नाम को मैंने एक्सेस कर लिया, उसको अहमद दे दिया, स्टूडेंट के जीपीए को एक्सेस कर दिया, उसको 3 दे दिया, ठीक है। अच्छा ये मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये मैंने ऑब्जेक्ट हमने इक्वल करके और क्लोन करके बताया था। क्लोन करने में क्या होगा कि ये अहमद और 3 जो है ये इधर चला जाएगा। अच्छा अब ये मैंने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट नेम स्टूडेंट 2। अच्छा इसका नाम मैंने क्या रखा है, ये वही वाला काम किया, एक्सेसिंग क्लास एंड प्रॉपर्टीज, एक्सेसिंग क्लास प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे एक्सेसिंग क्लास मेथड, या क्लास के मेथड कह लें या फंक्शन कह लें, एक ही बात है, ठीक है। तो ये वाला सारा काम हमने कल देख लिया था। अच्छा इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये शो का फंक्शन जो शो होता है, इस फंक्शन को मैंने यूज किया यहाँ पे, ठीक है। अब फंक्शन शो में मैं क्या करा रहा हूँ, एक तो सिंपल लाइन एको करा रहा हूँ जो हर ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उनके लिए ये सेम काम करेगी, कि उसने बस दिस इज एन ऑब्जेक्ट प्रिंट करा रहा है, ठीक है। लेकिन इस फंक्शन की जो दूसरी लाइन है उसमें मैं क्या प्रिंट करा रहा हूँ, नेम इज इक्वल टू नेम दिस एरो नेम, और जीपीए दिस एरो जीपीए, ठीक है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि एरो क्या यूज होता है। एरो आप कह लें कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, वो बताएगा कि इस स्टूडेंट का नाम जो है वो अहमद है, और जो स्टूडेंट 2 है उसका नाम अली है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें आप, डॉलर दिस एरो नेम, इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। ये किस दिस की बात कर रहा है, दिस क्या चीज है। अच्छा हम यहाँ पे जब कॉल करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट एरो शो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाके अगर मैंने स्टूडेंट 1 का नाम लिखना है तो यहाँ पे मुझे स्टूडेंट 1 लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे स्टूडेंट 1 चाहिए। और अगर मैंने स्टूडेंट 2 लिखना है, स्टूडेंट 2 का नाम चाहिए, तो मुझे यहाँ पे स्टूडेंट 2 आना चाहिए। लेकिन मैं अब दो फंक्शन तो नहीं ना बना सकता, मैंने तो एक ही फंक्शन बनाना है, क्योंकि ये डेफिनेशन के अंदर है। देखें क्लास स्टूडेंट पहले मैं डिफाइन करता हूँ, फिर मैं ये ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो यहाँ तो मुझे पता ही नहीं है कि ये स्टूडेंट 1 है या स्टूडेंट 2 है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे दिस यूज करते हैं। अब दिस का क्या काम है, दिस कहता है कि जिसने मुझे कॉल किया है ना, ये वो वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट डॉट शो के स्टूडेंट एरो शो के केस में दिस का क्या मतलब होगा, स्टूडेंट, ठीक है। और स्टूडेंट 2 एरो शो के केस में इस दिस का क्या मतलब होगा, इस दिस का मतलब होगा स्टूडेंट 2, ठीक है। अब स्टूडेंट शो के केस में यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है अहमद, और स्टूडेंट 2 के केस में स्टूडेंट का नाम क्या है, अली, ठीक है। तो आप देखें कि ये एक ही फंक्शन है, लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग काम कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे दिस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैंने बड़ी सिंपल रखा है चीज़ों को, मैंने कुछ कह लें कि कोई कॉम्प्लिकेट नहीं किया हुआ, ठीक है। अच्छा सर पेमेंट मेथड कौन सा अच्छा है, यार ये डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से मंगवाने हैं। अगर तो आपने मंगवाना है फाइवर से तो आपके पास बड़ी लिमिटेड चॉइस हैं,
ज़्यादातर पेयोनियर कार्ड यूज़ होता है। अगर आपने फ्रीलांसर से मंगाना है तो फ्रीलांसर से आप एक्सप्रेस ट्रांसफ़र या वायर ट्रांसफ़र करके आप अपने बैंक में डायरेक्ट मंगवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी। सर स्ट्रीम ब्लर आ रही है, मैंने अपना कनेक्शन भी चेक किया है। आप ऐसा करें, चलें अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। बाकी अच्छा ये क्लियर है, किसी की क्लियर है तो आप ना बाद में थोड़ा पॉज करके फिर प्ले कर लिया करें, उससे क्या होगा कि थोड़ा सा बफर हो जाया करेगा तो शायद सही हो जाए। सर जी शो वाला फंक्शन रिपीट कर दें। ये मैं रिपीट कर देता हूँ, ये मैंने वैसे रिपीट कर दिया। स्क्रीन फुल कर दें सर, ये मैं कहता हूँ। अब अच्छा मैं ना किसी और की स्ट्रीम से चला रहा हूँ। जो ऑब्जेक्ट बने वो क्यों नहीं यूज कर रहे, जो ऑब्जेक्ट बनाए वो क्यों नहीं यूज कर रहे। अब वही तो यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो बने हुए हैं वही यूज कर रहे हैं। अटेंडेंस शो नहीं हो रही है, मैं ना मसले दोनों कर देता हूँ। अच्छा ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, एक स्टूडेंट टू का ऑब्जेक्ट बनाया था। अच्छा हम यहाँ पे ना स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट ही यूज कर रहे हैं, हमने और तो कुछ भी नहीं यूज किया। ठीक है। अली किस अहमद किसका नाम है, अहमद स्टूडेंट का नाम है और स्टूडेंट टू का क्या नाम है, अली नाम है। ठीक है। तो यहाँ पे देखें आप कि वो स्टूडेंट ही यूज करें। अब ये मैंने इस तरह क्यों किया, आप मेरे ख्याल में आप ये पूछ रहे हैं कि फंक्शन शो के अंदर क्यों यूज करें। अब देखें मैं मुझे अलग अलग स्टूडेंट के लिए काम करना पड़ता है, तो मुझे ये दो स्टूडेंट है तो दो फंक्शन बनाने पड़ते हैं। अगर 10 स्टूडेंट होते 10 फंक्शन बनाने पड़ते, 1000 स्टूडेंट होते तो 1000 फंक्शन बनते। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक ही दफा ग्रुप करने से फायदा क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट का यही तो फायदा होता है कि मैं एक दफा डेफिनेशन लिख देता हूँ और उस डेफिनेशन पे मैं अब एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, दो ऑब्जेक्ट बनाऊं या 1000 ऑब्जेक्ट बनाऊं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। मेरे पास डेफिनेशन एक लिखी हुई है नीचे। ठीक हो गया। अच्छा हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कोई चीज मिस कर लिया हमने तो हम उसको कवर कर लेते हैं। अच्छा पहले वो असाइनमेंट में देख लो। मैंने चेक कर दी थी, शायद लेट सबमिट की हुई हो। अच्छा मेरे पास दो इसमें आई हुई असाइनमेंट, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। एक इसमें है, इसको मैं देख लेता हूँ ये रह क्यों गई किसी की। बाकी सारों की चेक हो गई है। अच्छा ये मेरे ख्याल में ये मुझे ना आपका यहाँ पे लिंक नहीं मिला अपने पास। मैं खोलता हूँ, क्या लिंक नहीं मिलता, ये क्या मसला आ रहा था आपकी प्रोफाइल में। शाहीना हसीब नाम है आपका, मुझे यहाँ पे अच्छा ये तो दूसरी है लिस्ट। अब मेरे पास पता नहीं कहाँ पे। चलिए मैं इसको चेक कर लूंगा। और मेरे पास शायद लिस्ट में नाम नहीं आता, शायद ये वजह थी या कोई और वजह थी। चलें, फ्रीलांसर वाली तो आपका चेक हो गया है सादिया। और यहाँ पे देख भी लेते हैं। फिर आपकी मेरे ख्याल में असाइनमेंट सबमिट नहीं हुई, आप दोबारा देख लें। आप चेक करें सबमिट हो गई थी या नहीं हुई थी। हाँ आपकी असाइनमेंट नहीं सबमिट हुई हुई। ठीक है। ये असाइनमेंट सबमिट कर लें, आप दोबारा चेक कर लें। हो सकता है आपने अपलोड की हो, टर्न इन ना की हो या सबमिट ना की हो उसे। अच्छा। हम्म, अच्छा जी। क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट हो गया, एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट हो गया, क्लोनिंग ऑब्जेक्ट हो गया। अब आ जाते हैं हम कंस्ट्रक्टर के ऊपर। अच्छा जी कंस्ट्रक्टर क्या होता है हमारे पास, प्लीज शो को अगेन रिपीट कर दें। ये मैं शो को अगेन रिपीट कर देता हूँ। अच्छा ये क्या है, ये फंक्शन है। ये क्या था, ये प्रॉपर्टी थी। ठीक है। नेम और जीपीए ये क्या थे, कह लें आप वेरिएबल्स थे और ये फंक्शन है। अब स्टूडेंट एरो शो को मैं कॉल कर रहा हूँ,
ठीक है, स्टूडेंट एरो शो को मैंने कॉल कर दिया, स्टूडेंट एरो शो चल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होगा ना, मैंने फंक्शन कॉल किया है, फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन चल जाता है। अब मुझे ये कैसे पता चले ये फंक्शन है, क्योंकि ये दो आप क्या लेंगे, इसके आगे ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। अच्छा, अब ये वाला काम तो सिंपल है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट 1 के लिए भी यही वाला कोड चलेगा, स्टूडेंट 2 के लिए भी ये वाला सेम टू सेम आउटपुट आएगी। अच्छा, अब दूसरी लाइन पे आते हैं। अब दूसरी लाइन पे मसला क्या आ रहा है, आप लोगों को समझ क्या नहीं आ रही है, कमेंट्स में बता दें, मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, अब दूसरी लाइन में इको लाइन ब्रेक, ये लाइन ब्रेक आ जाएगी हमारे पास, नेम इज इक्वल टू ये भी सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे इसने नेम को प्रिंट करना है, ये नेम कौन सा है, डॉलर नेम। अच्छा, इस डॉलर नेम की वैल्यू क्या है, डॉलर नेम की वैल्यू हमें नहीं पता क्योंकि यहाँ पे हमने असाइन नहीं की हुई, लेकिन ये डॉलर नेम की वैल्यू डिपेंड करेगी कौन कॉल कर रहा है इसको। ठीक है, हम अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की यहाँ पे स्टूडेंट की डॉलर नेम की वैल्यू क्या थी, अहमद, और स्टूडेंट 2 थी, तो स्टूडेंट 2 की डॉलर नेम की वैल्यू क्या थी, अली। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि इस फंक्शन को किसने कॉल किया। अगर इसको स्टूडेंट 2 ने कॉल किया है तो इसकी, अगर स्टूडेंट 2 ने कॉल किया ना यहाँ पे, सॉरी स्टूडेंट ने कॉल किया यहाँ पे स्टूडेंट एरो शो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, स्टूडेंट एरो नेम वाली, स्टूडेंट एरो नेम अहमद। ठीक है, इसको किसने कॉल किया था, स्टूडेंट ने, तो यहाँ पे क्या ये नेम कौन सा होगा, दिस का क्या मतलब है कि जिसने कॉल किया ना उसका रेफरेंस देगा ये यहाँ पे। तो यहाँ पे दिस का क्या मतलब है, स्टूडेंट, और यहाँ पे अगले में जीपी है, तो यहाँ पे दिस का क्या मतलब होगा, ये वाला इस स्टूडेंट का जीपी है। ठीक है, अब जब स्टूडेंट 2 का शो में कॉल करूंगा तब इसका क्या मतलब, इस दिस का क्या मतलब होगा, इस दिस का मतलब ये वाला स्टूडेंट नहीं होगा, क्योंकि इसको किसने कॉल किया, इस शो को स्टूडेंट 2 ने, तो स्टूडेंट 2 का नेम यहाँ पे आ जाएगा और फिर स्टूडेंट 2 का जीपीए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, होपफुली समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आई तो आप डिस्क्राइब कर दें कि क्या समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, अच्छा अब हम आते हैं कंस्ट्रक्टर्स के ऊपर। अच्छा, अब कंस्ट्रक्टर होते क्या हैं, अभी तो हमने ना बड़े आराम से ऑब्जेक्ट बना लिया था। ठीक है, और हमने, आप कह लें कि जो नेम और जीपीए की वैल्यू थी वो ऑब्जेक्ट को बना लिया एक दफ़ा, और उसके बाद मैंने फिर ऑब्जेक्ट के नाम और नेम और जीपीए की वैल्यू असाइन की। ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर ऐसा फंक्शन होता है जो तब कॉल होता है जब मैं नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, ये हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब कंस्ट्रक्टर हम बनाते कैसे हैं, कंस्ट्रक्टर हम इस तरह से बनाते हैं, ये मैं यहाँ पे बनाता हूँ कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है आपको ये भी अभी पता चल जाएगा। फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डॉलर एन, और यहाँ पे ले लेता हूँ डॉलर जी। ठीक है, अच्छा अब कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब मैं नया ऑब्जेक्ट बना रहा होता हूँ। ठीक है, अब ये फंक्शन, अब मैंने देखें फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स रखती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एरर आने लग गया, अब मैं चलाऊंगा ना, ये मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया है, सिंपल सा कंस्ट्रक्टर है, बल्कि इतना सिंपल है कि मैंने कुछ लिखा भी नहीं कि कुछ काम करिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, मैंने इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स रख दिए हैं कि दो आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। तो अब आप देखेंगे कि अब मैं जब स्टूडेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो क्या होगा, इसको मैं चलाता हूँ, अनकॉट आर्ग्यूमेंट काउंट एरर, ये कह रहा है टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू ए फंक्शन स्टूडेंट अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। ये कह रहा है कि आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है, उसके अंदर आप दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं, डॉलर एन और डॉलर जी, लेकिन यहाँ पे आप स्टूडेंट बना रहे हैं और यहाँ पे आपने कोई आर्ग्यूमेंट दिया ही नहीं। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, नाम से ही आपको पता चल जाएगा, कंस्ट्रक्टर ऐसा फंक्शन है जो तब कॉल होता है जब हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम स्टूडेंट पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, ऐसे ही है, तो यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं जीरो आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूँ,
तो अब जब मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया है तो अब मुझे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, नेम और इसको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो नाम देना था मैंने वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, अहमद। और जीपीएस को यहाँ पे दे देते हैं 3.4। अच्छा जी, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब आपको समझ आई कुछ? ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, इसमें मैंने कहा था कि जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट बनेगा ना, उसको दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए होंगे, डॉलर एन और डॉलर जी। ठीक है, ये मैंने अब दे दिया डॉलर एन, ये आ गया, डॉलर जी जो है वो ये आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं शो में क्या कर रहा था, नेम और जीपीए, मैंने यहाँ पे नेम और जीपीए दे दिया। अच्छा, मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ नहीं कर रहा, तो मतलब मैंने असाइन नहीं किया है, तो मेरे पास दोनों ही एम्प्टी आ जाएंगे। बल्कि जो दूसरा वाला होगा ना, अब देखें, नेम और जीपीए चल गया और दूसरे वाले को मैंने नाम और जीपीए अलग से दिया हुआ था। ये स्टूडेंट टू नेम और स्टूडेंट टू जीपीए मैंने अलग से दिया हुआ था, तो उसका तो आ गया लेकिन पहले वाले का नहीं आया। ठीक है, लेकिन आप देखें ऑब्जेक्ट्स बन गए। अच्छा, अब इस नेम को देना है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को इस स्टूडेंट का जीपीए देना है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अभी देखते हैं। ठीक है, मैं कहूंगा कि डॉलर एन जो भी आया ना, बल्कि डॉलर नेम इज इक्वल टू डॉलर एन और डॉलर जीपीए इक्वल टू डॉलर जी। अच्छा, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मसला ये वही वाला बन गया कि ये नेम कौन सा नेम और जीपीए कौन सा जीपीए। ठीक है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे दिस डॉलर दिस एरो नेम और डॉलर दिस एरो जीपीए। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये जो अहमद और थ्री है ना, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो ये कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट के लिए कॉल होगा तो स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर में क्या आएगा कि नेम अहमद, ये डॉलर एन में क्या, डॉलर एन में मैंने अहमद दिया ना, ये इसका नाम अहमद हो जाएगा और इसका जीपीए जो है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं चलाता हूँ, तो ये 3.0 इस तरह नहीं आ रहा, इसको हम ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कंस्ट्रक्टर का फायदा क्या हुआ, ये मैं आपको अभी देता हूँ, फिर आप लोग चलाएं। इसमें मैं पूछता हूँ आपसे कोई मसले आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। जनरल किधर है, इसको मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है, इसका कोड आप चलाएं और देखें। न्यू फंक्शन बना के, हाँ तो कंस्ट्रक्टर का मैंने न्यू फंक्शन ही बनाया है। आप कह रहे हैं न्यू ऑब्जेक्ट बना के, मुझे समझ नहीं आई, दोबारा कमेंट कर दें, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब ये कंस्ट्रक्टर हम करता क्या है, कंस्ट्रक्टर हमें
ये एबिलिटी दे देता है कि मैं नए आर्गुमेंट्स, अब जिस तरह से देखें कि ये जो स्टूडेंट था इसका नेम और जीपीए मैं ऑब्जेक्ट बना लेता था और नेम और जीपीए मुझे बाद में असाइन करने पड़ते थे। अब कंस्ट्रक्टर से क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर बनाने से ये फायदा हुआ कि जो नेम है और जो जीपीए है मैं जब उसको कॉल करता हूं तभी उसको असाइन कर देता हूं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर हमारे लिए किस लिए यूजफुल होता है कि नेम और सॉरी जो भी मेरे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो भी इनिशियलाइज कराने हैं, ठीक है, यहाँ पे तो अभी तो हमने बिल्कुल सिंपल सिंपल से ऑब्जेक्ट लिए हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आप कह लें कि दो वेरिएबल्स हैं। कई ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर 10 15 20 वेरिएबल होंगे, ठीक है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे कुछ वेरिएबल होंगे जो इनिशियलाइज आप टाइमली कर देंगे, कुछ वेरिएबल्स को आपको बाद में मॉडिफाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप तो कंस्ट्रक्टर का क्या फायदा हुआ है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बना है, स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट जैसे ही स्टूडेंट बना है उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने तभी वेरिएबल पास कर दिया और वही वेरिएबल तब असाइन हो जाएंगे इसको। ठीक है, अच्छा मैंने नया फंक्शन तो बनाया है इसका कंस्ट्रक्टर का, क्या आप क्या कह रहे हैं वो समझ नहीं आए मुझे। अटेंडेंस का लिंक शेयर कर दें, अटेंडेंस का लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अच्छा कंस्ट्रक्टर मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। कंस्ट्रक्टर ऐसा फंक्शन है जो तब कॉल होता है जब हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये नया ऑब्जेक्ट बनाया है ना, पहले मैं कंस्ट्रक्टर के बगैर बना रहा था तो मुझे इस चीज की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ऐसे मैं बना रहा था तो उससे क्या हो रहा था, उससे कुछ भी नहीं हो रहा था। एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं हो रहा था। ठीक है, मुझे खुद से स्टूडेंट नेम असाइन करने पड़ रहे थे। अच्छा मैंने अब क्या किया है, मैंने अब ये किया कि मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया। मैंने कहा कि जब ऑब्जेक्ट बने ना तब जो उसके वेरिएबल्स हैं उनको नेम में जब जब बनेगा ना तभी मैं नाम दे दूं उसे। ठीक है, तो अब ये कंस्ट्रक्टर जो है डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, इस तरह हम लिख के कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और उसको मैंने पैरामीटर्स दे दिए कि दो चीजें वो लेगा इनपुट जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अच्छा अब वो दो चीज कौन सी होंगी, एक मैंने उसका नाम डॉलर एन रख दिया और दूसरे का नाम डॉलर जी रख दिया। अच्छा डॉलर एन और डॉलर जी क्यों रखा है कि मैं नेम रखना चाहता हूँ पहले वाले को, दूसरे वाले को जीपीए की वैल्यू रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो डॉलर एन और डॉलर जी जो भी असाइन करेगा वो बंदा, उसको मैं असाइन कर दूंगा ऑब्जेक्ट के नेम के साथ। कौन सा ऑब्जेक्ट, दिस डॉट ऑब्जेक्ट, जो जिस ऑब्जेक्ट ने भी कॉल किया होगा। ठीक है, और डॉलर जी को क्या किससे असाइन कर दूंगा, डॉलर जी को असाइन कर दूंगा मैं जीपीए को। किसके जीपीए को, डॉलर दिस का मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसका जीपीए क्या होगा, डॉलर जी, और जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसका नेम क्या होगा, डॉलर एन। और डॉलर एन और डॉलर जी के ये तो आपको पहले से पता होगा कि जो भी जहां पे मैं वैल्यू दूंगा यहाँ पे अहमद और 3 ये इनके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, होपफुली कंस्ट्रक्टर समझ आया होगा। अच्छा यहाँ से देख लेते हैं। यार मैं आपके सामने असाइनमेंट का लिंक उठाता हूँ तो आप यहाँ से खुद खोल लिया करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। बल्कि तसीम भाई ने कर दिया है, मैं भी कर देता हूँ। वॉइस में डिस्टॉर्शन आ रही है, इसको मैं देख लेता हूँ वॉइस में डिस्टॉर्शन को ना। अच्छा कंस्ट्रक्टर हो गया हमारा। अच्छा इसी तरह डिस्ट्रक्टर होता है, और डिस्ट्रक्टर हम तब कॉल करते हैं जब हमारा जो फंक्शन है ना वो एग्जिट हो जाता है। ठीक है, इसको भी मैं बता देता हूँ। मैं वॉइस का मसला देख लूँ पहले, मैं ना अपना दूसरा माइक लेके आता हूँ। थोड़ा सा आप थोड़ी ब्रेक कर लेते हैं 2 मिनट की, मैं माइक दूसरा ले आता हूँ।
अच्छा आप बताएं, आवाज़ कुछ बेहतर हुई है या नहीं? अच्छा हम आगे चलते हैं। अच्छा डिस्ट्रक्टर पे बात कर लेते हैं। डिस्ट्रक्टर वैसे आपको इतना यूज़ नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि PHP 7 के अंदर काफ़ी इम्प्रूव हो गई है गार्बेज कलेक्शन। आपने बस मतलब आप यहाँ पे डिस्ट्रक्टर लिखना है, आपने तो डिस्ट्रक्टर लिखना है। इस तरह से कंस्ट्रक्ट था, तो उसी तरह से डिस्ट्रक्ट होगा। यहाँ पे आप लिख दें कि द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। अच्छा ये डिस्ट्रक्टर चलता कब है? कंस्ट्रक्टर तो आपको पता है चल गया कि जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब मेरा कंस्ट्रक्टर चलेगा। ठीक है, अब डिस्ट्रक्टर कब चलता है? डिस्ट्रक्टर हमारा तब चलता है जब हमने जब ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करके एग्जिट कर रहा होता है, या आप कह लें कि जब जो फंक्शन है, जब जब जो आपका फाइल है उससे मैं एग्जिट करूं, या जब ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े तब वो डिस्ट्रक्टर को कॉल कर देते हैं। ठीक है, तो वैसे आपको इतनी जरूरत, आप इसको इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहे होंगे डिस्ट्रक्टर को, हम उसको रहने देते हैं, हम ज्यादा काम की चीज देखते हैं। अच्छा जी, राइटिंग मेथड आ गया। अच्छा सेट गेट, ये मैं आपको बता देता हूँ, और स्टैटिक मेथड बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं देख लूँ कोई चीज़ रह गई है। क्लोनिंग और फिर कोई चीज़ नहीं रहती, एक्सेसिंग भी हो गई है। अब हम देखते हैं, कंस्ट्रक्टर भी देख लिया, डिस्ट्रक्टर भी देख लिया, अब राइटिंग मेथड की बात। अच्छा मेथड हमने थोड़े से देखे, उसको हम उसमें डिटेल में बात कर लेते हैं, और उसमें ये देखते हैं कि बेसिकली हमें चाहिए क्यों होते हैं ये मेथड्स। ठीक है, और हम किस किस लिए यूज कर सकते हैं। You have seen declaring method in similar to declaring a function, but there are few differences. For example, method name begins with double underscore are reserved, and you should only create any of this form. मतलब डबल अंडरस्कोर के जो मेथड है वो आपको पास एक ही फंक्शन होते हैं, और वो या कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर या इस तरह के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। You also have access to special variable called this, which can be used to access the current object's properties. To see how it works, look at example which contains a different method from user class definition get password. अच्छा अब ये जो get और set वाले मेथड होते हैं ना, ये स्पेशल मेथड होते हैं। ठीक है, अब यूजुअली क्या होता है, मैं एक काम करता हूँ, आपको ना उसमें अभी बेशक उसको समझना है, थोड़ी देर बाद उसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, ये ना पब्लिक नहीं होते, अक्सर ये होते हैं प्राइवेट या प्रोटेक्टेड। ठीक है, पब्लिक का मतलब क्या होता है कि मैं इसको यहाँ से जो ये वाला काम कर रहा हूँ ना मैं, अब ये देखें स्टूडेंट 2 को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, नेम अली दे रहा हूँ। ठीक है, ये पब्लिक है, नेम और GPA, इसलिए मैं ये काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूँ यहाँ से, देखें ये प्राइवेट डॉलर नेम किया मैंने, अगर मैं प्राइवेट कर दूँ यहाँ से, तब क्या होगा कि ये जो स्टूडेंट एरो नेम है, ये कहेगा कि मैं इस नेम को एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ये नेम प्राइवेट नेम है, ये पब्लिक नेम नहीं है। ठीक है, इधर देखें आप जरा। ठीक है, यहाँ पे देखें कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी स्टूडेंट, और ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है डॉलर नेम के स्टूडेंट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्लास का वेरिएबल नेम जो है वो प्राइवेट है, इसलिए मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इस लाइन को हटा देते हैं। अब इस लाइन को हटाने से मसला तो नहीं हल होगा क्योंकि नेम सेट ही नहीं हो रहा। अच्छा इसको मैं रिफ्रेश करूं, लेकिन यहाँ पे देखें ये ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, तो मैं डिस्ट्रक्टर हटा देता हूँ। ये आप देखेंगे कि जब भी जो भी डिस्ट्रक्टर होगा ना वो एंड पे ही चलता है। ठीक है, तो एंड पे आपने जो भी गार्बेज कलेक्शन करनी है, कुछ कुछ भी करना है एंड पे आपने, आप प्रोग्राम के एंड पे आप उसको चला सकते हैं। ठीक है,
डिस्ट्रक्टर वैसे आप इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहे होंगे, तो इसको हम अभी के लिए निकाल देते हैं कोड से। अच्छा, हम बात किस पे कर रहे थे? हम बात कर रहे थे गेट और सेट फंक्शन। ठीक है, तो अब इस नेम को मैंने सेट करना है। अब यहाँ पे देखें, ये नेम सेट तो हो गया है अहमद, और दूसरे का नाम भी अहमद है, लेकिन मैंने दूसरे का नाम तो अली रखना था। ठीक है, इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, इसको एक और पी आर लगा देते हैं। अच्छा, अब ये अहमद कहाँ से नाम आ रहा है? अगर कोड की तरफ दोबारा जाएं, तो हम क्या कर रहे थे? स्टूडेंट, उसका नाम हमने अहमद रख दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट टू को क्या कर रहा था मैं? स्टूडेंट टू को मैंने इनिशियलाइज नहीं कराया। स्टूडेंट टू को मैंने कहा था कि क्लोन कर लो स्टूडेंट को। इसमें क्या होगा? इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट का नाम भी अहमद हो गया और स्टूडेंट का जीपीए भी 3 हो गया। फिर मैं क्या कर रहा था? स्टूडेंट का नाम को अली कर रहा था और स्टूडेंट के जीपीए को 2.5 कर रहा था। ऐसे ही है, ऐसे ही था ना? अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ था? डॉलर स्टूडेंट टू एरो नेम, क्या था उसका? अली नाम था। ये मैं ऐसे कर रहा था। ठीक है, अब उसने कहा है कि जनाब आपका जो नेम वेरिएबल है वो प्राइवेट है, आप उसको यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम क्या करें? लेकिन आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने अहमद नाम सेट किया है और वो नाम सेट हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, पहले हम अब फंक्शन, ये गेट सेट फंक्शन क्यों होते हैं? गेट का मतलब होता है वैल्यू लेना, सेट का मतलब होता है वैल्यू सेट करना। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, सेट फंक्शन, सेट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ डॉलर एन। आप कहेंगे मैं यहाँ पे भी डॉलर एन ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी डॉलर एन ले रहा हूँ। तो अगर आपको याद हो, 3-4 लेक्चर्स पहले हमने देखा था कि ये जो डॉलर एन है, इसका स्कोप कहाँ तक है? ये डॉलर एन खाली इसके अंदर काम करेगा, इसके बाहर किसी को नहीं पता डॉलर एन क्या है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे नया डॉलर एन लेता हूँ, तो इसका स्कोप क्या होगा? इसका स्कोप इसके फंक्शन के अंदर तक होगा खाली। ठीक है, इसके बाहर, इस फंक्शन से बाहर डॉलर एन नहीं पता इसको, किसी को कि क्या वैल्यू है उसकी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम यही वाला काम कर देते हैं, हम सेट नेम कर देते हैं कि दिस डॉट नेम इज इक्वल टू डॉलर एन। ठीक है, हो गया काम। ये मैंने फंक्शन किया है, फंक्शन है सेट नेम, और डॉलर एन वो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, और जो दिस डॉट नेम है उसको वो डॉलर एन के इक्वल असाइन कर रहा है। अब यहाँ पे देखें, मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ यही वाला काम करने की, डॉलर स्टूडेंट टू, और फंक्शन क्या था? सेट नेम, सेट अंडरस्कोर नेम, और उसके अंदर मैं देता हूँ ALI। ठीक है, अब देखते हैं कि नीचे वाली लाइन भी वही काम कर रही है, लेकिन ये जीपीए क्या है? ये पब्लिक वेरिएबल है, इसलिए मैं कर सकता हूँ। नेम क्या है? प्राइवेट वेरिएबल है। ठीक है, अब नेम को प्राइवेट वेरिएबल के लिए मुझे एक फंक्शन के थ्रू एक्सेस करना है और फंक्शन के थ्रू उसको मॉडिफाई करना है। ठीक है, मैं सेट नेम अली करता हूँ। अब क्या होगा? ये फंक्शन है सेट नेम, यहाँ पे क्या आ गया? अली। यहाँ पे क्या आ गया? दिस डॉट नेम, किस फंक्शन ने बनाया? स्टूडेंट टू। स्टूडेंट टू, टू का वेरिएबल नेम, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे हमने क्या रखा है? अली। ठीक है, इसको मैं चलाता हूँ, यहाँ पे देखें, नेम अली। ठीक हो गया। इसी तरह से हम, ये तो सेट नेम है ना, इसी तरह से हम गेट नेम, जो ये वाला काम कर रहे हैं ना, ये वैसे गेट गेट वाला ही काम कर रहे हैं। सेट होता है यूजुअली वैल्यू असाइन करने के लिए, और गेट क्या होता है? फंक्शन गेट अंडरस्कोर नेम में अगर लिखता हूँ, तो गेट नेम में हम क्या करते हैं यूजुअली? तो दिस डॉट डॉलर दिस। ठीक है, गेट नेम में हम क्या करेंगे? सेट नेम में मैं नेम की वैल्यू सेट कर रहा था, और गेट नेम में क्या करूंगा? मैं नेम की वैल्यू गेट कर रहा हूँ। ठीक है, सेट में मैं सेट करता हूँ वैल्यू, और गेट में मैं यूजुअली
गेट करता हूँ वैल्यू, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको गेट नेम करके दिखा देता हूँ। इसको मैं अभी के लिए बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे खाली मैं डॉलर स्टूडेंट टू गेट स्कोर, ये गेट नेम का फंक्शन है। यहाँ पे मेरे पास खाली एरर लिखा हुआ है, ठीक है। ये फाइल मैं आपको सेंड करता हूँ, कोई क्वेश्चन है आपके तो पूछ लें। स्लैक पे गेट एंड सेट फंक्शन फॉर ऑब्जेक्ट्स। ठीक हो गया। ये गेट सेट आप समझें पब्लिक प्राइवेट में, आपको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। गेट सेट क्या कर रहा था, गेट जो होता है वो काम होता है, गेट गेट क्या होता है, वैल्यू गेट करने के लिए। गेट नेम क्या करेगा, गेट नेम वेरिएबल की वैल्यू को गेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये मैंने खुद रखा, ये कन्वेंशन है, ये मतलब ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, ये मैंने खुद, आप कह लें कि जनरल ये बेस्ट प्रैक्टिस है जो यूज हो रही होती है। यूजुअली जो फंक्शन नाम लेने के लिए होता है उसको गेट फंक्शन कहते हैं, जो फंक्शन हम नाम सेट करने के लिए रखते हैं उसको हम सेट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। सेट नेम, यहाँ पे इसको मैं सेट कुछ भी कह सकता था, ठीक है। लेकिन आप देखें फंक्शनैलिटी क्या है इसकी, डॉलर एन ये आर्ग्यूमेंट ले रहा है और उस डॉलर एन को असाइन कर रहा है इसमें। यहाँ पे क्या कर रहा है, गेट नेम में उसने ये जो ये वाला ही था जो वेरिएबल था उसको खाली डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये गेट सेट फंक्शन हम इस तरह से बना सकते हैं खुद से, ठीक है। अब मैं प्राइवेट ये स्कोप के ऊपर हम आते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने इको करा दी, यहाँ पे वैसे रिटर्न करवाना था। ये फंक्शन है, बेस्ट प्रैक्टिस ये है रिटर्न करवाने की। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको इको करा देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आप नजर आएगा, ठीक है। तो मैं एडिट कर लूँ, ठीक हो गया जनाब। अच्छा अब हम आते हैं, ये राइटिंग मेथड हो गया। अब हम आते हैं इनके स्कोप की तरफ। अच्छा स्टैटिक मेथड से पहले हम स्कोप देख लें। तो उससे पहले ये चलें इसको देख लेते हैं। अच्छा आपको याद होगा हमने स्टैटिक वेरिएबल्स पढ़े थे, ठीक है। अब स्टैटिक वेरिएबल क्या थे, किसी को याद होगा अगर, तो स्टैटिक वेरिएबल में हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि जब फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाए लेकिन वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो इसी तरह से स्टैटिक फंक्शन क्या होगा, स्टैटिक फंक्शन जो होगा वो यूजुअली आप कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है, सॉरी क्लास का वेरिएबल है, क्लास का फंक्शन है, सॉरी दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। जो स्टैटिक फंक्शन है ना, ये स्टैटिक मेथड जिसको हम कहते हैं, हम कहते हैं ये स्टैटिक मेथड जो है ये क्लास का मेथड होता है, ये ऑब्जेक्ट का मेथड नहीं होता, ठीक है। आपको बात मेरी थोड़ी देर से समझ आएगी। If you are using PHP5, you can also define a method as static, which means that it is called on a class, not on an object. A static method has no access to any object properties and is created and accessed in example, ठीक है। इसको क्रिएट कैसे करते हैं, इसको ऐसे क्रिएट करते हैं और इसको कॉल भी ऐसे करते हैं, ठीक है।
ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, ये शो कब कॉल होगा, इस शो को कौन कॉल करेगा? इस शो को क्लास नहीं कॉल करती, इस शो को ऑब्जेक्ट कॉल करता है। या तो वो स्टूडेंट होगा या स्टूडेंट टू होगा, ठीक है। तो मैंने अगर कोई ऐसा मेथड बनाना है, मैं इसको स्टैटिक मेथड कह देता हूँ, या इसको मैं स्टैटिक रखता हूँ फंक्शन। इसको हम रखते हैं, फंक्शन का नाम क्या नाम रखें, स्टैट, इसको इस तरह इसकी नाम रख लेते हैं। अच्छा, तो अब इस ये जो फंक्शन है ना, इसके पीछे ये स्टैटिक क्यों है? क्योंकि इसके पीछे मैंने स्टैटिक लिख दिया। अब ये फंक्शन कब बनेगा? अच्छा, ये फंक्शन वैसे ये शो वाला फंक्शन कब बनेगा, या ये गेट नेम और सेट नेम फंक्शन कब बनेगा? जब मेरे ये ऑब्जेक्ट बन जाते हैं ना, उनके साथ एसोसिएट हो जाते हैं ये वाले फंक्शन। लेकिन जो ये वाला फंक्शन है, जो स्टैटिक फंक्शन है, ये इन सबसे पहले क्लास जब मैं डिफाइन कर रहा होता हूँ ना, तो ये क्लास में ही बन जाता है। अच्छा, अब ये कॉल कैसे होगा? इसको हम कॉल ऐसे करते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसको कॉल करेंगे, क्लास का नाम स्टूडेंट और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर एसटीए फंक्शन, ये ऐसे कॉल होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ना $1, बल्कि मैं इस सारे को डिलीट कर दूं अगर, तो तब भी मैं इस फंक्शन को चला सकता हूँ। मैंने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं इस फंक्शन को चला सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो मैं देखें कोई फंक्शन नहीं बना हुआ, लेकिन आउटपुट आ रही है मेरे पास स्टैटिक की। तो ये स्टैटिक फंक्शन यूज क्यों होते हैं? ये आप प्रोग्राम करेंगे ना, तो कहीं कहीं किसी ऐसी जगह जरूर आगे फंसेंगे कभी कि आपको स्टैटिक फंक्शन यूज करने पड़ेंगे। स्टैटिक फंक्शन यूजुअली स्टैटिक वेरिएबल यूज दिखाने के लिए होते हैं। स्टैटिक ऑब्जेक्ट काउंट फॉर एग्जांपल मैं रख सकता हूँ, ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर या फंक्शन काउंट रख लेते हैं। स्टैटिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना इस को लिख देता हूँ कि जब भी कंस्ट्रक्टर में जब भी कोई नया वेरिएबल बनेगा, तो ये जो ये फंक्शन, सॉरी, इसको मैं ऑब्जेक्ट काउंट ही कर लेता हूँ। तो भी ये वेरिएबल है ना, ये जो ऑब्जेक्ट काउंट है, इसमें प्लस प्लस कर देगा। मैं 1 भी कर लेता हूँ। अच्छा, ये इसके अंदर स्कोप नहीं है, इसको मैं इसी के अंदर यूज कर सकता हूँ। ये वेरिएबल मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो स्टैटिक फंक्शन है ना, वो डिपेंड नहीं करते किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। वो कोई ऑब्जेक्ट बने या ना बने, हम स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए हम आ जाते हैं पब्लिक प्राइवेट के ऊपर। डिक्लेयरिंग प्रॉपर्टीज, ये हो गया हमारा वैलिड एंड इनवैलिड प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन। ये अब स्लाइड से दिखा देता हूँ मैं आपको। अच्छा, when you declare a property within a class, you may assign a default value to it
the value you use must be constant and not the result of a function expression. अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप इस वेरिएबल को कोई भी कांस्टेंट वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। आपको इसको वेरिएबल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। जिस तरह से ये नेम है, इसको मैंने, ये स्ट्रिंग है, ये डिफाइंड प्री डिफाइंड स्ट्रिंग है, ये एज है, ये प्री डिफाइंड वैल्यू है। अगर मैं डॉलर टाइम को टाइम डिफाइन कर देता हूँ तो ये वाली जो असाइनमेंट है मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये जो स्कोर को मैंने डॉलर लेवल इंटू 2 किया हुआ है, लेवल बेशक कांस्टेंट है लेकिन उसको मल्टीप्लाई करके हम 2 के साथ कर रहे हैं तो वो अनडिफाइंड वैल्यू आ जाती है, ठीक है, और वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती। तो आप ये इस बात का ध्यान रखें, जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम कांस्टेंट वैल्यू से डिफाइन करते हैं खाली, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट्स, हाँ। अब आते हैं प्रॉपर्टी एंड मेथड स्कोप इन पीएचपी, ठीक है। अच्छा, हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। अच्छा, अब पब्लिक और प्रोटेक्टेड में क्या फ़र्क है? मैं इस तरह से एक्स्ट्रा कोड सारा हटा देता हूँ, ये हटा देते हैं हम, गेट और सेट हटा देते हैं, ये मैंने कोड दे दिया है आपको, ठीक है। मेथड शो एक रहने देते हैं हम, कंस्ट्रक्टर भी रहने देते हैं, ये काम की चीज़ है। एक स्टूडेंट बनाते हैं, दूसरा स्टूडेंट हटा देते हैं, एक्सेसिंग क्लास पैरामीटर ये हटा देते हैं। हो गया। अच्छा, अब हम करते हैं जनाब, बल्कि ये मैंने एग्जांपल करवाई भी हुई है, इसको हम देखते हैं। पब्लिक हमने देखा हुआ है, ठीक है। पब्लिक में क्या होता है? पब्लिक में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये जो हम एट्रीब्यूट से या प्रॉपर्टी से पहले लगाते हैं। तो हमने देखा है कि नेम के साथ मैंने पब्लिक लगाया हुआ था तो मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन व्हाटसोएवर नहीं थी कि ये पब्लिक है या प्राइवेट है, ठीक है। ये डॉलर जीपी है, पब्लिक है या प्राइवेट है, सॉरी, इस इसके इसको मैं एक्सेस कर सकता था फंक्शन के अंदर से भी, यहाँ पे भी, और फंक्शन के बाहर से भी, ठीक है। कैसे एक्सेस करता था मैं इसको ऐसे एक्सेस करता था, स्टूडेंट नेम, ठीक है। जिस तरह से अब मैं जीपीए को एक्सेस करता हूँ, इज इक्वल टू 1, ठीक है। मैंने इसका जीपीए चेंज कर दिया और इसको शो कर देते हैं, सॉरी, डॉलर स्टूडेंट। अब आप देखेंगे कि वैसे मैंने 3 रखा था इसका जीपीए, लेकिन बाद में चेंज कर दिया तो आप इसका जीपीए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो स्कोप जो पब्लिक है उसमें क्या होता है कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, वो आप अंदर से एक्सेस कर सकते हैं, बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, या नॉर्मल यूज है जिस तरह से। The keywords var and public are interchangeable because all the deprecated var is retained for compatibility with previous. अच्छा, अगर किसी को var लिखा हुआ नजर आए ना, var वेरिएबल की जगह पहले यूज करते थे, तो पब्लिक और var ये इंटरचेंजेबल है। अगर किसी ने पुराना लेगेसी कोड खोला हुआ है और वहां पे उसको समझ नहीं आ रही कि var से क्या बनता है, तो ये var से। अच्छा, अब 2 चीजें और आ जाती हैं। अब मैंने एक तो प्राइवेट रखा था और एक और चीज आती है हमारे पास, प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड क्या होती है? दीज प्रॉपर्टीज एंड मेथड कैन बी रेफरेंस्ड ओनली बाय द ऑब्जेक्ट क्लास मेथड एंड दोज ऑफ एनी सब क्लास, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है सब क्लास का, ठीक है। अब ये सब क्लास क्या होती है? अच्छा, इससे पहले ना आपको मेरे ख्याल में इनहेरिटेंस समझाना पड़ेगा। इनहेरिटेंस चलो मैं आपको इनहेरिटेंस समझा देता हूँ पहले। अच्छा, अब इनहेरिटेंस क्या होती है? अगर आपने लिटरल मीनिंग देखा हो इनहेरिटेंस का, तो उसका मतलब होता है कि आपकी जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो हमारे पास कह लें कि पीएचपी है, इसमें भी ये होता है कि मैं 2 क्लासेस बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टूडेंट सिस्टम बनाना है, यहाँ ड्राइंग बोर्ड पे आ जाता हूँ।
मैंने एक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया था, जिसमें हम ले लेते हैं कि जनाब हमारे पास एक स्टूडेंट होगा और एक टीचर होगा, लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे सिस्टम के यूजर हैं। ठीक है, तो आप कह लें कि स्टूडेंट भी यूजर है, टीचर भी यूजर है, लेकिन जो यूजर है उसकी कुछ कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज इन दोनों की कॉमन है जो इन दोनों को यूजर बनाती हैं, लेकिन स्टूडेंट के पास कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं, जिस तरह स्टूडेंट का रोल नंबर है। ठीक है, स्टूडेंट का जीपीए है जो टीचर का नहीं है, और इसी तरह से स्टूडेंट की और चीज़ होंगी, क्या हो सकता है, क्लास। ठीक है, लेकिन टीचर के पास भी कुछ ऐसी चीज़ें, टीचर और स्टूडेंट की कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो उसको यूज़र बनाती हैं, लेकिन टीचर के पास कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, जिस तरह से डेजिग्नेशन। ठीक है, टीचर का आप कह लें कि और क्या होता है टीचर के पास, हाँ असाइनमेंट सबमिट करवा सकता है वो, फंक्शन, ये तो प्रॉपर्टीज ही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं एक क्लास बना सकता हूँ यूजर की। ठीक है, ये मैंने क्लास बना ली एक यूजर की। अच्छा, ये मैंने एक क्लास बना ली यूजर की। ठीक है, अब यूजर को कौन कौन से काम कर सकता है, ये मैं बनाता हूँ फंक्शन। यूजर के प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, नेम, और पासवर्ड। अच्छा, यूजर क्या काम कर सकता है, लॉगिन कर सकता है। ठीक है, ये तो आप कह लें कि ये प्रॉपर्टीज हो गई और ये फंक्शन हो गया। ये मैंने एक क्लास बना ली, इस क्लास का नाम क्या है, यूजर। ठीक है, अच्छा अब मैं कहता हूँ कि जनाब स्टूडेंट के एक जो मेरे पास दो चीजें हैं, स्टूडेंट एक निकलता है, स्टूडेंट के पास कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं, और एक मेरे पास निकल रहा है टीचर, टीचर के पास भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, जिस तरह से स्टूडेंट के पास रोल नंबर है, और स्टूडेंट के पास क्या जीपीए है, और स्टूडेंट के पास क्लास है, और स्टूडेंट जो है वो क्या कर सकता है, अटेंडेंस मार्क कर सकता है। ठीक है, और इसी तरह टीचर भी, टीचर के पास क्या है, टीचर के पास डेजिग्नेशन है। ठीक है, तो ये आप कह लेंगे कुछ दोनों की टीचर और स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज कुछ सेम है और कुछ प्रॉपर्टीज उनकी अलग अलग है। तो इसमें क्या करते हैं हम एक पेरेंट क्लास बना लेते हैं कि यूजर जो है वो, ये दोनों के तो सेम है ना, तो मुझे एक क्लास ये बना लेते हैं, उससे फिर हम क्लासेस को एक्सटेंड करते रहते हैं। ठीक है, तब होगा क्या कि मुझे स्टूडेंट के लिए नेम और पासवर्ड नहीं लिखना पड़ेगा, ना कि टीचर के लिए मुझे नेम और पासवर्ड लिखना पड़ेगा। नेम और पासवर्ड कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। अच्छा, ये आप कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आपको सही समझ आ जाएगी। अच्छा, जब मैं प्रोटेक्टेड करता हूँ ना, तब क्या होता है कि these properties and methods can be referenced only by object class methods and those of any subclasses। तो प्रोटेक्टेड का मतलब है कि ये अगर मैं कोई चाइल्ड क्लास या सब क्लास बनाता हूँ इस क्लास को यूज करते हुए, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जब प्राइवेट होता है तो वो खाली यही वाली क्लास यूज कर सकती है उसे, जो प्राइवेट वाली क्लास होगी, जो सब क्लास हम नई क्लास बनाएंगे वो इसको यूज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, अभी कर लें एग्जांपल या अगली क्लास में कर लें, इसको इसको ना अगली क्लास में कर लेते हैं।
अभी थोड़ी देर की ब्रेक ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा, स्टैटिक मेथड रिपीट कर दें, ये मैं आपकी रिपीट कर देता हूँ। हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, मैं वैसे कोड लिख लेता हूँ अभी आपको, ये समझा मैं अगली क्लास में दूंगा। ठीक है, मैं करता हूँ जनाब नई क्लास, तो इसको मैंने यूजर की क्लास कर देता हूँ। ठीक है, इसका मैं नेम और पासवर्ड है इसका, हमारे पास यहाँ पे हम इसको कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे इसको हम पासवर्ड कर देते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी कर देते हैं, शो के फंक्शन को रिकमेंड कर देते हैं, यहाँ पे हमें पासवर्ड देना पड़ेगा, लिख देते हैं पासवर्ड। क्या मसला आ रहा है? अच्छा, और स्टूडेंट का जीपीए इसको निकाल देते हैं, इसको निकाल देते हैं। अच्छा, अब मैं नई क्लास बनाता हूँ, इसका नाम रखते हैं मैं हम स्टूडेंट, इसको एक्सटेंड करवाते हैं यूजर। मैंने सही नहीं लिखा। क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड यूजर, और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखता। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं फंक्शन लिखता हूँ, शो पे फंक्शन में यहाँ पे तो वो भी नहीं लिखता। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनाब डॉलर स्टूडेंट मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे इसको शो करता हूँ डॉलर और इसको मैं यहाँ पे नेम है और जीपीए है। जीपीए की कोई वैल्यू नहीं है वैसे, चलें आगे देखते हैं। जीपीए ये मैंने स्मॉल में लिखा हुआ है। अच्छा, ये प्राइवेट है, इसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता, इसको खाली नेम पे रखना है। ये कोड लिख लिया मैंने, हमारा टाइम हो गया, तो 4:30 बजे ना मैं इसको कोड को शेयर कर देता हूँ आपके साथ। 4:30 बजे हम यहीं से दोबारा शुरू करते हैं। आप लोग अजान भी होगी है, नमाज पढ़ के ना हम इसको फिर 4:30 बजे शुरू कर लेते हैं। ठीक है, मैं कोड शेयर कर देता हूँ आपके साथ।
ठीक है, तो हम मिलते हैं 4:30 बजे, थोड़ी 15 मिनट की ब्रेक लेते हैं, नमाज वगैरह पढ़ें, फिर हम इसको बाकी काम